आइए हम बात कर लेते हैं डीपीएसपी के बारे में। तो हमारा डीपीएसपी का फर्स्ट पार्ट हम आपको पढ़ा दिए थे और आपको डीपीएसपी में आपको याद होगा कि हमने आर्टिकल 36 से 40 तक आपको बताया था। तो आपको ये भी बताया था कि डीपीएसपी ने क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व। हमने बताया था कि ये बात जब संविधान सभा के सलाहकार बी आर राव जी थे, जब संविधान बन रहा था तभी इसके बारे में बात हो गई थी कि भाई हमारे उसमें संविधान में मौलिक अधिकार दो प्रकार के रखे थे। उन्होंने बताया था कि एक वो अधिकार हो जो तुरंत रूप से लागू हो सके तथा न्यायालय में प्रवर्तनीय हो, वाद्य हो। दूसरा उन्होंने बताया था कि वो अधिकार जैसे जैसे सरकार या राज्य सरकार जो भी चीज है जैसे जैसे मजबूत हो, जैसे जैसे सक्षम होगी, जैसे जैसे उसको सामर्थ्य होगा, चीजें होंगी, वैसे वैसे अपने राज्य में लागू करेगी और न्यायालय में प्रवर्तनीय यानी वाद्य नहीं होगा। तो ये बात वही हो रही थी, ये बात हुई थी कि भाई उनकी बात को माना तो गया था लेकिन उसको मौलिक अधिकार न करके उसमें डीपीएसपी कर दिए थे। डीपीएसपी ने इसी बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी बताया था कि डीपीएसपी आया कहाँ से है, तो ये भी आप लोगों को पता है कि डीपीएसपी कहाँ से आया था, आयरलैंड के संविधान से। फिर हमने ये भी बताया था कि आयरलैंड ने कहाँ से लिया था, स्पेन से लिया था, क्लियर हो गया था। इसके बाद हमने ये बताया था कि इसके उद्देश्य क्या है। भाई जो डीपीएसपी है इसके उद्देश्य क्या है, हमारे जो संविधान में इसके क्या उद्देश्य है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। संविधान बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखा जाए, कोई ऐसा कानून, ऐसी चीज, ऐसा बिल न पास कर दिया जिससे संविधान के उल्लंघन का हो। ऐसी काफी कई चीज, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके, ये बहुत सी चीजें थी, हमने उसमें बता दिया था। आर्टिकल 36 में हमने बताया था कि आर्टिकल 36 में राज्य की डिफिनेशन दी गई है, तो इतना क्लियर हो गया था। तो आर्टिकल 36 में हमने बताया था, आर्टिकल 37 में हमने बताया कि वाद्य योग नहीं है, यानी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ऐसा भी कोई चीज हो तो चलिए, तो यहाँ तक हमने, चलिए फिर से कर देते हैं कि डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने आपको क्लियर करवा दिया था, पर भी थोड़ा सा हम बेसिक है, फिर से बता देते हैं कि आपका संविधान के कौन से भाग में है। तो ये आपका पार्ट आपका क्या होता है, पार्ट आपका भाग 4 में है और आर्टिकल कहाँ तक है आपको क्लियर कर लीजिएगा। आर्टिकल आपका 36 से 51 तक, 36 से 51 तक है, ये भी आपको क्लियर हो गया कि डीपीएसपी आपका कहाँ है, भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक, ये आपको हमने बता चुके थे। फिर आर्टिकल 36 में, अब देखो 36 से 51 तक में हमने बताया था। अब दूसरी यहाँ पर पॉइंट दिख पा रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है बच्चों? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। तो हमने बताया था कि 36 की बात हो गई, 37 और 38, 39 और 40। तो हमने आर्टिकल 40 तक हमने आपको बता दिया कि 40 में क्या था, ग्राम पंचायतों का गठन, हमने यहाँ तक आपको बताया था। ये क्लियर है, कोई दिक्कत? यहाँ तक बताया था कि नहीं बताया था? बता दिया था। आर्टिकल तो दोहरा लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग भूल गए हो। और ये मेरी क्लास है, 5वें 6वें दिन आ रही है, ठीक है। तो इस फर्स्ट, अगर, हाँ सुन ले, अगर आप लोगों ने पहली क्लास ना देखी हो तो पहली क्लास जरूर देख लीजिएगा। जब आप पहली क्लास देख लेंगे तब आपको दूसरी क्लास समझ में आ जाएगी, ठीक है। इससे भाग 3 बनेगा, ये पार्ट 2 है, इसके बाद तीसरा पार्ट में रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो आर्टिकल 36 में क्या था आपको पता है? आर्टिकल 36 में आपको पता है, आर्टिकल 36 में क्या बताया गया था स्टेट के बारे में कि व्हाट इज द स्टेट। हमने ये बताया था कि राज्य क्या है, राज्य के बारे में बताया था ना कि एक राज्य बनने के लिए 4 चीजों का कंपलसरी था, 4 चीज अनिवार्य थी। हमने क्या बताया था? पहले हमने बताया था कि भाई वहां पर क्या हो, भूभाग हो, भूभाग बताया था। दूसरे हमने क्या बताया था कि वहां पर जनसंख्या हो, जनसंख्या बताया था कि नहीं बताया था। फिर हमने आपको सरकार बताया था कि सरकार होनी चाहिए। फिर हमने क्या बताया था कि वहां पे सर्वसत्ता हो, सर्वोच्च सत्ता, उसे आप कहते हैं, आप सर्वोच्च सत्ता भी कह सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 36 में सीधी बात आप पूछे कि आर्टिकल 36 में क्या है, तो आर्टिकल 36 में राज्य की डिफिनेशन दी गई, यानी राज्य की परिभाषा की, राज्य क्या है। तो आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में वही बताया गया है कि जो आर्टिकल, यहाँ पर देख लीजिए, यही बता देता हूँ कि जो भाग भाग 3 अनुच्छेद आपका 12, अनुच्छेद 12 में है, वही आर्टिकल 36 में माना जाएगा, यानी राज्य की परिभाषा वही मानी जाएगी जो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 में है।
राज्य की परिभाषा वही यहाँ मानी जाएगी। सिर्फ इतना बताया गया था आर्टिकल 36 में। 37 में क्या था? 37 में आपको क्लियर होना चाहिए, 37 में आपको पता ही होना चाहिए, ना पता हो देखो। तो 37 में यह था कि भाई आर्टिकल 36 से 51 तक में जो भी प्रावधान है जो बताया, जैसे इसमें बताया कि कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, कार्य न्याय संगत हो, मानवीय दशा हो, निर्वाह हो, मजदूरी हो, कुटीर उद्योग हो, सामान्य नागरिक संहिता हो, सिविल कोर्ट हो, इन जो भी चीजें थी, जैसे हमने आर्टिकल 40 में बताया कि ग्राम पंचायत हो, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, ऐसी जो भी चीजें हैं, जैसे अच्छा हो, ये सब कहाँ है? ये इसी में लिया गया है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 37 में हम बता ही देते। तो आर्टिकल 37 में क्या था? आर्टिकल 37 में सीधे लिखा था कि वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। यानी अगर इन सब चीजों में जो आर्टिकल 36 से 51 तक है, आर्टिकल 36 से 51 तक में है, जो चीज अगर सरकार आपको दे रही है तो आप ले लीजिए खुशी खुशी, अगर नहीं दे रही है तो आप सीधे क्या है, वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, नवाद योग्य है, क्योंकि आप उसमें डिस्कशन नहीं कर सकते। ये हमने आपको 37 में समझा दिया था, 38 में हमको बताया था, 39 में आपको बताया था। हमको बताना क्या था? हमको बताना आपको ग्राम पंचायतों का गठन। तो कॉपी पेन निकालिए, अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 40 से ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, समझ में आ रहा है? खुशबू जी समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। तो हमने आपको कहाँ तक बताया था? आर्टिकल 40 तक बताया था बताया था। आर्टिकल 40 में किसके बारे में बताया गया है? ग्राम पंचायतों का गठन। हाँ, तो चलिए आर्टिकल 40 की ही हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 40, ठीक है, समझ में आ गया? अनुच्छेद 40 क्या लिखा है? ग्राम पंचायतों का गठन। ओके, कोई दिक्कत? तो आर्टिकल 40 में किसके बारे में बताया गया है? ग्राम पंचायत। हाँ, ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। तो इनमें क्या बताया गया था? ये देखो, एक चीज बता दें कि आपको ये जब आप पढ़ेंगे ना, तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया कि हमारे देश में ग्राम पंचायत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो जब आप, हाँ, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो अभी आपको पता चल ही जाएगा। तो देखिए, जब आप आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में पढ़ेंगे, या डायरेक्ट आपको बता दें, कंपटीशन में डायरेक्ट पूछ लेता कि आर्टिकल 40 में किसका प्रावधान है, तो आपको आर्टिकल 40 याद रखना होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 40 आप जैसे ही पढ़ेंगे, जैसे जानेंगे, तो आपको दो चीजें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। और एक चीज ये हम बताए थे आपको, यहाँ पर दो चीजें दिखाई देंगी, गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी और अंबेडकरवादी। वादी माने विचारधारा होता है, ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिए, समझ में आ गया? वादी माने विचारधारा। तो ग्राम पंचायतों का गठन जैसे आप पढ़ेंगे आर्टिकल 40 में, तो इसमें आपको दो चीजें दिखाई देंगी, गांधी जी की विचारधारा और अंबेडकर जी की विचारधारा। भाई गांधी जी का कहना था कि ग्राम पंचायतें होनी चाहिए, गांव होने चाहिए, ठीक। और बाबा साहब अंबेडकर जी का कहना था कि ग्राम सभा नहीं होनी चाहिए। तो अब ये बताइए कि ग्राम सभा नहीं होनी चाहिए, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? हम थोड़ा सा बता देते हैं। भाई अंबेडकर जी का कहना था कि देखो, करप्शन इतना ज्यादा बढ़ेगा और इतना ज्यादा होगा कि जब कोई चीज ऊपर से आएगी तो नीचे आते आते, ग्राम में आते आते ना, पूरी खत्म ही हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा लोगों को। तो गांधी जी ने वही बोला कि बात तो ठीक है अंबेडकर जी, लेकिन अगर हम 100 रुपए देते हैं, अगर दिल्ली सरकार 100 रुपए देती है, कोई भी सरकार, ऊपर से अगर कोई चीज 100 रुपए आती है, तो ग्राम में आते 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 2 रुपए बचेगी कि नहीं बचेगी? तो हाँ, ये बात तो सही है भाई, आप भी जानते होंगे। जैसे ग्राम लास्ट की जो इकाई होती है ग्राम होती है, सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है, ग्राम होती है, गाँव, आपको पता है। जैसे कुआं है, नल है, जो भी चीजें आती है ना ग्राम पंचायत में, तो आपको पता है कि करप्शन तो देश में है ही है, और करप्शन को कैसे ठीक किया जा सकता है, वो तो आप लोग, हम लोग ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं? जब हम ईमानदारी से निष्ठापूर्वक काम करेंगे तब होगा, और ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ईमानदार, पता है कि ईमानदार तो सिर्फ नाम मात्र के रह गए हैं लोग। तो गांधी जी का कहना था कि भाई मान लो कि अगर 100 रुपए भी देते हो, तो लास्ट में आते 2 रुपए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हाँ, मिलेगा भाई, कुछ तो मिला उन लोगों को, नहीं मिला। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपको कुछ चीजें
आपको गांधी विचारधारा, अंबेडकरवादी विचारधारा आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब देखो कैसे मिलेगी, जैसे अब यहाँ पर देखो क्लियर कर लीजिए। जैसे आपको पता है कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, या नोट करवा देता हूँ। देखिए नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और दिल्ली, क्या है, दिल्ली। तो ये बताइए कि नागालैंड, मेघालय, मेघालय, ये जो है ना कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, दिल्ली, तो क्या यहाँ ग्राम पंचायत है? आप लोग बताइए, क्या ग्राम पंचायत है यहाँ? नहीं है। लेकिन गांव दिल्ली में अगर देखोगे तो दिल्ली में गांव मिलेंगे आपको, लेकिन ग्राम पंचायतें नहीं मिलेगी। यानी कहने का मतलब है कि नागालैंड और मिजोरम, मेघालय में ग्राम पंचायतें नहीं है। तो यहाँ पर किसकी विचारधारा दिखती है, बताइए, किसकी विचारधारा दिखती है? अंबेडकर विचारधारा से ये है, अतिरिक्त होगा कि नहीं? तो यहाँ ये अंबेडकर विचारधारा से है। और गांधी विचारधारा आप जोड़िए, तो गांधी, यह दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो गांधी विचारधारा से जैसे उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें हैं एक तरफ से, बिहार है, हाँ है, हरियाणा है, राजस्थान है, आदि कर दीजिए कि कई राज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राम पंचायतें हैं। तो ये किससे है? गांधी विचारधारा से जुड़ी है। समझ में आ गया? आर्टिकल 40 में अगर पूछा जाए कि क्या है, तो आर्टिकल 40 में सीधी बात बताइएगा कि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें आपको दो चीजें मिलेगी, अम्बेडकर विचारधारा देखने को मिलेगी थोड़ा सा, और गांधी जी की विचारधारा देखने को मिलेगी। ठीक है, और चलिए अब आर्टिकल 41 में बता देते हैं। तो अच्छा, आर्टिकल 40 से पहले 39 आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? सफाई आ रहा है बच्चों को? तो बहुत बढ़िया। तो चलिए बताइए कि कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार आर्टिकल 41 में है। आर्टिकल 41 की हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल 41 अनुच्छेद 41 आर्टिकल 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। अब कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार का मतलब क्या होता है? जैसे अब एक सूत्र आप बा इक्वल टू 4 कर लीजिए। बा का मतलब होता है बेरोजगारी, बुढ़ापा, विकलांगता, है। तो जब ये चीजें जैसे बुढ़ापा है, बेरोजगारी है, बीमारी है, विकलांगता है, तो जब हम लोग का सहाय हो जाए, हमारे समाज के लोग का सहाय हो जाए, तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को कुछ ऐसे नियम, ऐसी चीज चलाना चाहिए ताकि उन लोगों का जीवन कम से कम तो चल सके। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये राज्य की जिम्मेदारी है। ये सरकार ये बात बताती है कि राज्य की जिम्मेदारी है। अगर राज्य के पास है तो राज्य चाहे तो ये कर सकता है, लेकिन अगर राज्य नहीं चाहे तो नहीं दे सकता। तो पॉइंट नोट करिए कि आर्टिकल 41 में क्या है कि कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर सरकार ना दे तो क्या आप न्यायालय जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। आपको पता है कि आर्टिकल 226 का प्रयोग करके आप कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट जाते हैं। आर्टिकल पता है कि नहीं पता है? तो हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। चलिए यही बता देते हैं कि आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि कुछ दशाओं में काम पाने का, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, ठीक है। कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, जैसे हमने बोला था फर्स्ट में, लिखिए कि जैसे बेरोजगारी में बेरोजगारी भत्ता दे सकती है सरकार। क्या दे सकती? जैसे हम हाई स्कूल कोई पढ़ा, इंटर पढ़ा, इससे पहले क्या सरकार बेरोजगारी भत्ता देती थी? पता है। अब सरकार आई, दूसरी सरकार आई, बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया। अखिलेश जब थे, अखिलेश की सरकार थी, माननीय अखिलेश भैया जी की सरकार थी, तो बेरोजगारी भत्ता मिलता था।
है, अलग अलग चीजें थी, डिग्री के ऊपर मिलता था, है, उसको क्या बोलते हैं, बेरोजगारी भत्ता। तो बेरोजगारी में क्या दे सकता है, बेरोजगारी भत्ता देता था कि नहीं, जैसे कोई बीएड है, कोई एमएड है, कोई कुछ पास है, डिग्री है, और रोजगार नहीं मिला तो उसको सरकार क्या देती थी, बेरोजगारी भत्ता देती थी, बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता देती थी कि नहीं देती थी? बुढ़ापा, बुढ़ापा में आप क्या मिलता था, आपको पता होना चाहिए। बुढ़ापा है जैसे, तो बुढ़ापा में कुछ पेंशन वेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है? जैसे महामाया और भी बहुत सी चीजें हैं, मिलती है ना, है? वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है? वृद्धा पेंशन हो गया, जैसे जैसे आप ये भी कह सकते हैं, जैसे विधवा को पेंशन मिलता है खुद, तो यहाँ पर बुढ़ापा में क्या मिलता है आपको, वृद्धा पेंशन, वृद्धा माने वृद्धा पेंशन। तो जब ये कहाँ है लिखा है, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया वृद्धा पेंशन मिलता है, ये कौन सा आर्टिकल में लिखा है, तो आपको क्या बताना है, आर्टिकल 41। कहाँ बताना है, आर्टिकल 41 में बताना है। यार यार भैया पढ़ाई बहुत सरल है, ठीक है, तो सुन लीजिए। फर्स्ट में क्या है कि बेरोजगारी, बेरोजगारी में क्या होगा, बेरोजगारी भत्ता आपको मिलेगा फर्स्ट, आपको बुढ़ापे में वृद्धा पेंशन सरकार दे सकती है। बीमारी में तो आपको पता है कि बीमार अगर आप, जैसे कोई तीसरा में नोट कर लीजिए, बीमारी, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तब सरकार कुछ चीजें क्या करती है, सरकार कुछ मदद करती है, कुछ देती है, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो कुछ मदद हो जाती है, ये सब चीजें होती हैं। विकलांगता, अगर कोई व्यक्ति विकलांग है, फोटो में क्या आती है, नोट कर लीजिए, ठीक है। विकलांगता, विकलांगता में क्या मिलता है, विकलांगता का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते? जैसे कोई अपाहिज है, अब उसकी व्यक्ति की गलती क्या है? कोई कोई गूंगा है, कोई बहरा है, कोई पैर से है, कोई आंख से है, कोई मानसिक है, तो ये होता है, तो सरकार वहां विकलांग पेंशन देती है, विकलांग पेंशन देती है, ठीक, भत्ता देती है, पेंशन देती है, विकलांग पेंशन देती है। तो विकलांग पेंशन हुआ क्या था, विकलांगता में विकलांग पेंशन। लेकिन पॉइंट एक बात नोट कर लीजिए, नोट करिए यहाँ पर, नोट, कि अगर सरकार इन चीजों को न दे, अगर सरकार इन चीजों को ना दे, तो क्या आप न्यायालय जा सकते हैं सरकार के खिलाफ? नहीं जा सकते, क्योंकि ये बात कहाँ लिखी है, आर्टिकल 37 में पहले से लिख दिया गया है कि ये वाद योग नहीं है, न्यायालय में प्रवर्तनीय, आप न्यायालय नहीं जा सकते। ओके, समझ में आ गया? तो आइए आगे बात कर लेते हैं। कार्य न्याय संगत हो तथा मानवीय दशा हो, आर्टिकल 41 में आप पढ़ेंगे कि कार्य न्याय संगत हो और मानवीय दशा हो। तो आर्टिकल 41 42 बहुत ही इजी है, चलिए बता देते हैं। कार्य आपका कैसा होना चाहिए, कार्य न्याय संगत हो, जहां आप काम करें, जहां आप काम करें, काम पाने का अधिकार, जहां आप काम करें वहां कम से कम ऐसी जगह हो जहां कम से कम आप काम तो कर सके, अधिकार, ठीक। तो आर्टिकल आपका 42 चलेगा यहाँ पर। कोई देगा, तो क्या है कि कार्य न्याय संगत हो, मानवीय दशा हो। चलो मैं लिख देता हूं, कार्य न्याय संगत हो, मानवीय दशा, तो मतलब कार्य न्याय संगत हो और जहां आप काम करें वो मानवीय दशा हो वहां की, मतलब जहां इंसान काम करे, जिस जगह में इंसान काम करे, लोग काम करे, वहां कम से कम इंसान ऐसी जगह हो, पानी हो वहां पीने के लिए, हवा हो, गंदगी ना हो, इतनी गंदगी ना हो कि आपका दम घुटने लगे,
और आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए। यहाँ एक पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिए कि ये देख, पता है ना कि हम जैसे जो गरीबों के साथ क्या अत्याचार होता है भाई, ये पहले से व्यवस्था कर दी गई है कि जैसे मान लो कि सीवर है, सीवर के अंदर कितनी गंदगी रहती है, तो ऐसा ना हो कि सीवर के अंदर इंसान को डाल दिया जाए और वो बदबू से, गैस से उसकी जान ही चली जाए। तो कम से कम उसके साथ कार्य जो हो, उसके साथ न्याय हो, ऐसी जगह में उससे ना काम कराया जाए जो जोखिम भरा कार्य हो, जिसमें उसको दिक्कत हो। और गरीबी गया कर नहीं करवाती। गरीबी में तो पता है कि जानवर से भी बेहतर लोग काम करते हैं, और हम लोगों ने तो देखा है, और देखा नहीं, हम लोगों ने तो किया है, तो हम तो अच्छे से जानते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि गरीबी इतनी नजदीक से हमने देखा है कि अब वो डायलॉग बोलने का क्या फायदा। पर छोड़िए उन चीजों को, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। मानवीयता साहब, मतलब आप जहाँ काम करें तो कम से कम मानवीय की मानवता हो, वहाँ काम करने लायक जगह हो, पानी हो, हवा हो, वायु हो, रहने का स्थान हो। मतलब जिस जगह में काम करें वहाँ ऐसे ऐसा ना हो कि इससे ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मानवीयता हो। दूसरी एक पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको पता है मातृत्व में जब आपका, इसमें नोट में आप इसे लिखिएगा कि मातृत्व अवकाश आपका कितने दिन का होता है? 6 मंथ, 6 महीने का, ठीक है, 6 मंथ। और आपका पितृत्व अवकाश आपका 15 डेज, यानी 15 दिन का। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको पता है, बड़े मजेदार की बात है। लेकिन समस्या यहाँ है कि ये कब मिलता है कि जब कोई व्यक्ति, इसी में है आर्टिकल 42 में, आर्टिकल 42 में, ठीक है, कि जब माँ, यानी माँ, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और माँ बनती है, हर लेडी माँ बनती है, और ये अच्छी बात है, हमारा और आपका जन्म माँ से ही हुआ है, सबका माँ से ही जन्म हुआ है। तो लेकिन ये अवकाश जो होता है सिर्फ सरकारी में दिए जाते हैं, प्राइवेट में नहीं मिल रहे लोगों को, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, उसको मातृत्व, जब ये माँ जब पेट से होती है, बच्चा होता है, डिलीवरी के समय होता है, तो उसको 6 महीने का अवकाश मिलता है। जब ये अवकाश मिलता है बच्चों को, उस माँ को, तो उसको पूरी सैलरी दी जाती है। क्या दी जाती है? पूरी सैलरी दी जाती है। सिर्फ उसका क्या होता है, आने जाने का जो मिलता है, बस का आने का जाने का जो खर्च मिलता है, सिर्फ ये नहीं मिलता है, ये काट दिया जाता है, बाकी पूरी सर्विस को दी जाती है। और इसी में क्या होता है, पिता को भी 15 दिन की अवकाश मिलता है, पितृत्व अवकाश इसे बोलते हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। अब ऐसा क्यों है, हंसेंगे। क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है ना, बहुत छोटा होता है, तब जैसे माँ सबसे ज्यादा बच्चे के पास रहती है, तो बच्चे का माँ का संपर्क ज्यादा रहता है, बच्चा माँ को अच्छे से पहचानता है, अच्छे से प्रेम करता है, वो तो हर रहती है, हर माँ का बच्चे का रहता है। लेकिन अगर पिता नहीं आता 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, तो बच्चा उस पिता से डरने लगता है, डर जाता है। इसलिए 15 दिन का अवकाश पिता को भी दिया जाता है। तो आप लोग जितने सरकारी जॉब वाले हो, कम से कम इस चीज को अच्छे से जानते होंगे कि पितृत्व अवकाश क्या होता है, कि आप लोगों को भी 15 दिन के लिए मिल सकती है, ठीक है, जब आप अपना अधिकार जानेंगे। तो अब यहाँ तक हो गया। आर्टिकल 43 में है निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग। आर्टिकल 43 की बात कर लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप लोग थक तो नहीं गए हैं? थक गए हो तो बताइएगा भाई, भागने से तो कोई मतलब नहीं है ना। आर्टिकल 43 में है कुटीर उद्योग। क्या है? निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग। बहुत बहुत छोटी बात है, बता देते हैं। दिख रहा है अनुच्छेद 43, ठीक है, निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग। अब ये कुटीर उद्योग जैसे आप देखेंगे तो यहाँ फिर गांधी विचारधारा आपको दिखेगी, फिर यहाँ गांधीवादी विचारधारा दिखती है। पर आप गांधीवादी विचारधारा तो आप समझे गए होंगे। देखो, निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग में सीधी बात ये बताया गया है
कि इतनी मजदूरी व्यक्ति को मिल सके कि उसको अपना परिवार का पेट तो चल सके। मतलब वो तो आपको पता है कि लोग काम करवा लेते हैं। और हम आपको बता दें, आज से 8 साल 10 साल पहले, और हमारे गांव में हम जहाँ रहते हैं आज भी है, आज से 2 साल पहले की बात बता रहे हैं। अपने आलू आलू जानते हैं ना, आलू है और कुम्ढ़ा होता है, ठीक, कुम्ढ़ा। और आप रेड़ जानते हैं, रेड़ का तेल निकलता है, रेड़ रेड़ आपको बता दें, अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे धान तो आप अच्छे से जानते होंगे, निराई गुड़ाई जानते होंगे। तो क्या था कि ये निर्वाह मजदूरी का मतलब समझते हैं? निर्वाह मजदूरी में था कि भाई इतनी मजदूरी तो कम से कम सरकार दे कि कम से कम व्यक्ति का जो जीवन है, जो 2 टाइम में कम से कम दोनों टाइम भोजन तो पा सके, है। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि ये चीजें हर जगह लागू थी, लेकिन आज भी कुछ जगह सिर्फ कहने के लिए हो गए। कुटीर उद्योग में हुआ कि अगर सरकार मजदूरी नहीं दे पाती, जैसे मनरेगा की बात करते हैं, मनरेगा अगर पहले तो है कि 100 दिन का काम देना चाहिए, अगर नहीं दे पाती तो सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि लोग कुटीर घर में धंधा करें। घर में धंधा मतलब जैसे बांस से टोकरी बनाते हैं, बांस से बेना बनाया जाता है, पंखा बनाया जाता है, बांस के कई बांस है, कपड़ा है, आपको पता होंगे। जो बीड़ी बनाने का जो है ये है, तो बीड़ी खैर ये तो थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ठीक नहीं है, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण होता है, कई चीज होती है, हानिकारक होता है। लेकिन ये व्यक्ति का क्या होता है, रोजगार के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर सरकार मजदूरी नहीं दे सकती, मजदूरी यानी नहीं काम दे सकती है, तो कम से कम उनको कुछ ऐसी चीज दे, कुटीर उद्योग दो, जो आदमी घर में धंधा कर सके, घर में चीजें सीख सके, ठीक, बना सके। जैसे पतरी जानते हैं आप? अब तो फाइबर प्लास्टिक की आ गई है। आज से कुछ समय पहले आपने देखा होगा, दोनों आपने देखा होगा, दोनों तो आप अच्छे से जानते होंगे ना। जैसे आप चाट खाते हैं ना, पिज्जा बर्गर, पिज्जा खा तो आप लोग पैसा वाले खाते हैं, गरीब पिज्जा बर्गर कहाँ खाते हैं। वो ये चाट चाउमीन पा जाए बहुत बड़ी बात है। चलिए छोड़िए। तो बात ये है कि कुटीर उद्योग के बारे में उन्होंने ध्यान दिया, गांधी जी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनको निर्वाह मजदूरी नहीं दे पाती है, रोजगार नहीं दिला पाती है, तो कम से कम इस पर ध्यान दे सरकार, इस पर बल करे, ठीक है। लेकिन यहाँ हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि हमने देखा है कि वो एक दिन गुड़ाई करते थे खेत में, और उनको क्या है 5 केजी गेहूं नहीं मिलता था, 15 रुपये मिलता था। हमने देखा है, दिन भर काम करते थे। सेकंड में देख लीजिए कि अगर वो आलू का काम करने गए हैं तो 2.5, मतलब उनको 2.5 किलो सिर्फ आलू दे दिया जाता, दिन भर की मजदूरी ये था। अब मतलब आप जो काम करेंगे वही आपको मिलेगा। मटर अगर आप तोड़ने गए हैं तो मटर आपको 1 किलो में 1.5 किलो 2 किलो मिल जाएगा, ये था। अब थोड़ा सा सुधार आया, थोड़ा सा चेंजिंग आया। तो सिर्फ यहाँ निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग सरकार का काम है कि सरकार उन्हें पहले काम दे, और अगर काम नहीं दे पाते हैं कोई चीजें, तो उन्हें कुटीर उद्योग में उनमें मदद करे, चीजों को बढ़ाए, ठीक है। आर्टिकल 43 में है। और आर्टिकल 44 समानता का अधिकार, यानी समान का मतलब होता है समान नागरिक संहिता, ठीक। आपको पता है कि आर्टिकल 44 यानी आर्टिकल 44 सिविल कोड, पता है आपको? आर्टिकल 44 में क्या है बताइए? समान नागरिक संहिता यानी सिविल कोड। बताइए बच्चों आप लोग, अनुच्छेद 44 समान यानी बराबर, सिविल कोड, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 समान यानी बराबर। तो अब यहाँ ये बताइए कि समान नागरिक संहिता में क्या बताया गया है? 44 है, बराबर बराबर दोनों बराबर है। तो यहाँ पर सिर्फ आप समझिएगा, आपको समझेंगे जब आप, तभी आपको भाई देखो भागने दौड़ने से कुछ नहीं हुआ, आराम से समझिए। अगर समझ में नहीं आता तो बताइए, ठीक है। सीधी बात बता दें आपको, समझते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात पर ध्यान दीजिए कि 44 समान, समान का मतलब है कि दोनों पक्ष बराबर हो, पहली बात। नागरिक का मतलब होता है इंसान,
व्यक्ति, संहिता का मतलब है कानून, नियम, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आर्टिकल 44 में 44 में सिविल कोड के बारे में क्या बताया गया है कि समान नागरिक संहिता की भारत में सभी व्यक्तियों को समान है, उनको समान न्याय मिल सके, किसी के साथ क्या हो, ऐसा ना हो, न भेदभाव हो, न जाति का हो, किसी भी प्रकार में भेदभाव न होना चाहिए, समान है सब लोग, समान नागरिक है, सबको समान अधिकार है, सबको समानता है, सब लोग समान है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, सब कोई इक्वल है, सब लोग बराबर है और सबको समान अधिकार है, सबको समान जीने का अधिकार है और न्याय पाने का भी अधिकार सबको समान है। लेकिन बात यहाँ है कि पॉइंट आप देखिए कि बात हो रही, देखो अपवाद है, कहीं कहीं अपवाद मिलेगा, उसमें ध्यान मत दीजिएगा कि इसमें आप देखिए, इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति चोरी करे, डकैती करे या कोई काम करे, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ज्यादा चलता है इंडिया में ना, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदू और प्लस मुस्लिम, ठीक। अब हिंदू की बात करोगे आप, देखिए यहाँ देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम, तो मान लो कोई काम, किसी काम या कोई किसी अपराध की सजा हिंदू को 5 साल की मिली, तो मुस्लिम को भी 5 साल की सजा मिलनी चाहिए, तो या तभी तो हुआ समान, तो समान है, हर चीज में समान है। लेकिन एक चीज आपने ध्यान दिया है, विवाह को लेकर के, विवाह को लेकर जब आप बात करेंगे हिंदू और मुस्लिम में, तब आपको समानता मिलती है कि नहीं मिलती, तब आप कहेंगे नहीं। हिंदू में जब शादियां होती है उसके रिवाज कुछ अलग है, सही बता रहे हैं, उसमें का आपको कुछ अलग रिवाज आपको मिलेंगे देखने को। तो हिंदू में क्या होता है बताओ, हिंदू शादियां कैसी होती हैं? अरे बताइए भैया, हिंदू शादी में क्या है कि अगर पुरुष चाहे तो एक से अधिक स्त्री रख सकता है हिंदू में, यस या नो? नो। हिंदू की बात हो रही है, हिंदू मैरिज, हिंदू मैरिज, ठीक है। अगर हिंदू चाहे, जैसे उसकी एक शादी हो गई फर्स्ट, और उसको कोई पसंद आ गया, तो क्या वो दूसरी शादी कर सकता है थर्ड लेडी से? क्या कर सकता है? नहीं कर सकता, जब तक इसकी पहली वाइफ, इस व्यक्ति की, जो ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति की पहली बीवी अगर हाँ कर देती है ये, तब ये दूसरी बीवी से शादी कर सकता है। लेकिन अगर इसकी पहली बीवी हाँ नहीं कर दी तो ये शादी नहीं कर सकता, ठीक। पहली बात यहाँ, यहीं पे देखो मुस्लिम में क्या है, मुस्लिम एक मुसलमान है और उसकी एक बीबी है, वाइफ है, पत्नी है, तो ये प्लस में है माइनस में, ठीक है। तो इसको कोई पसंद आ गया तो ये चाहे तो 1 2 3 4 5 ये कई शादियां कर सकता है, इसकी महिला आवाज नहीं उठा सकती, ठीक। इनके एक अपना अलग से बना लिए हैं सिविल में, ठीक। यही अपवाद मिलता है, ये कर सकता है लेकिन यहां नहीं कर सकता। इसमें पहले में अंतर अंदाज कर लीजिए, अंतर समझ में आ गया होगा। अंतर, मुसलमान को अगर कोई वाइफ पसंद, कोई लड़की या कोई भी व्यक्ति पसंद आती है, प्रेम का या कोई मोहब्बत कर लेता है कुछ भी, तो एक मुसलमान एक शादी करने के बाद, एक निकाह करने के बाद दूसरा निकाह कर सकता है बिना अपनी फर्स्ट वाली से परमिशन लिए हुए, यहाँ कर सकता है। और यहाँ अगर कोई हिंदू शादी किया है और दूसरी उसको पसंद आती है तो बिना पहली वाली के परमिशन वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, यहाँ मतलब यहाँ नहीं है और यहाँ हाँ है, पहली बात।
दूसरी यहाँ चीज देखिएगा फिर से कि अपराध के नाम पे मान लीजिए, अपराध में ही देख लीजिए कि देखिए हिंदू व्यक्ति अगर चाहे अपनी महिला को तलाक देना, तो पहली बात तो तलाक नहीं है, ठीक। लेकिन देख लीजिए कि अगर हिंदू व्यक्ति अपनी महिला को तलाक देना चाहे तो वो तलाक दे सकता है? तलाक नहीं दे सकता, नामंजूर, नहीं माने जाएगा। पहली बात, तलाक खारिज जब तक उसकी बीवी एक्सेप्ट न करे। उसकी बीवी दे सकती है लेकिन पति नहीं दे सकता, पॉइंट। इसमें क्या है, अगर पुरुष चाहे तो अपनी पहली बीवी को तलाक दे सकता है। 3 बार तलाक 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 बोला, उसका जीवन खत्म। लेकिन अब कुछ चीजें चेंजिंग हो रही, कुछ चीजें परिवर्तन हो गया, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन साफ अंतर है, यहाँ पुरुष तलाक बोलेगा तो यह तलाक मंजूर हो जाता है, यहाँ पुरुष बोलता है तो नहीं मंजूर होता, यहाँ महिला बोलेगी तो मंजूर हो जाता है। तो यहाँ पर देखो बात हो रही है सामान्य नागरिक संहिता की, तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो क्लास लंबी हो जाएगी, तो लंबी क्लास होने की वजह से आप इसका डीपीएसपी का भाग 3 देखिएगा, उसमें हम आर्टिकल आपका कहाँ तक पढ़ा दिए, आर्टिकल हम 44 पर पढ़ा दिए। तो आर्टिकल 45 हम वहां से पढ़ाएंगे, आर्टिकल 45 है। 45 में हम आपको वहां क्या बताएंगे, आर्टिकल 45 में होगा कि 0 से 6 साल, 0 से 6 साल के लिए अनिवार्य शिक्षा। पहले यह था कि 6 से 14 साल के लिए अनिवार्य शिक्षा था, अब थोड़ा सा ये आ गया कि 0 से 6 साल के लिए भी अनिवार्य शिक्षा हो, आंगनवाड़ी के अंदर हो, बच्चों की व्यवस्था हो, खेले खाए, विद्यालय में कुछ चीज सीखे, चित्रों के द्वारा सीखे, कई चीजें सीखे। का भाग आपका 3 आएगा, तब हम आपको ये चीजें बताएंगे, वहां आपको मिलेगा और वहां मैं आपको सारे क्लियर कर दूंगा। इसमें आपको 4 आर्टिकल बताए गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा।